कल जो लोग नहीं आए थे, एक बस ओवरव्यू कर लेते हैं। आपके टोटल 3 सेक्शन FR1 के अंदर आते हैं, जिसमें सेक्शन ए 35 से 45 नंबर का होता है, सेक्शन बी 20 से 30 नंबर का, और सेक्शन सी 30 से 40 नंबर। हमने जो स्टार्ट किया है वो ये स्टार्ट किया है, इसको हमने कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे सेक्शन ए पे, और फिर एंड पे, या हो सकता है दरमियान में कि कुछ चैप्टर पढ़ के सेक्शन ए के बी पढ़ के और फिर एंड पे चले जाए। इसमें ओवरऑल अगर आप देखें, सेक्शन सी पे चलते हैं। पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, और इसके अगर आप मार्क्स देखें 18, 20, 17, 17, 8 और लास्ट अटेम्प्ट में 16 आएगा। अब ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। अब ये जो ऊपर स्टैरिश लगा हुआ है ना, ये स्टैरिश का मतलब है कि ये पूरा इस चैप्टर से नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है इन सारे स्टैंडर्ड का, तो मिक्स क्वेश्चन भी आता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 18 नंबर, 20 नंबर, 17, फिर यहां पर इधर 13 आ गए, फिर यहां पर 16। मतलब इस पूरे पोर्शन में से एक सवाल हमारे पास ऐसा आएगा जो कोई मिनिमम 13 नंबर का आया हुआ है और मैक्सिमम 18 या 20 नंबर तक जाएगा। मतलब अगर हम एवरेज मार्क्स देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 16 नंबर का होगा, और बाकी देखें तो एक क्वेश्चन आपका हर अटेम्प्ट में देखें कॉलम वाइज अटेम्प्ट बन रही है, हर अटेम्प्ट में देखें तो एक क्वेश्चन 18 नंबर का, 8 नंबर का और 6 नंबर का। ये जो 4 और 3 नंबर लिखे हुए हैं ना, ये एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज इसमें से आए हुए हैं। फिर दूसरी अटेम्प्ट में देखें 20 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। फिर देखें 17, 8 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन आ रहा है 16-17 नंबर का, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 8-8 नंबर के या 6-6, 7-7 नंबर के, और बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमसीक्यूज में आ रहे हैं। मतलब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब 3 क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन से बराबर क्या, 6-6 नंबर के, 7-7 नंबर के या 8-8 नंबर के, वो जज किए जा सकते हैं। मैं देखता हूं कि ये शायद पुराना आ गया है, मैंने 2025 की स्प्रिंग अटेम्प्ट ऐड की हुई है। वो शायद ऐड, ये इसमें है सर, ये देखें, ये 2025 की भी इसमें अटेम्प्ट ऐड है। अब देखें, अब हम जज कर सकते हैं हमारा पेपर। ये देखिए 8 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर। ये लाइट वहां से बंद कर देना, मुझे चेक कर लेना ना कि बटन फिर याद भी रखना कि कौन था। नहीं नहीं, इधर से ही है मेरे ख्याल में, इधर से था बस। चलिए, अब एक बात कंफर्म होगी जनाब, तैयार हो जाए। इसके 8 नंबर है और इसके भी 8 नंबर। इस अटेम्प्ट के लिए, जो हमारी अटेम्प्ट है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। आप ओवरऑल भी देखें तो कुछ इस तरह से चल रहा है। पिछली दफा देखें, यहां से 8 था, यहां से 1-2 था। इस दफा क्या था, यहां से 8, यहां से 1-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब होगा ये कि इस दफा के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 8-8 नंबर के सवाल के लिए। ये सवाल तो है ही मिक्स ना, और यहां से फिर एमसीक्यूज आएंगे। ये कंफर्म नहीं है, 100% नहीं, लेकिन एस्टिमेट लगाया। जैसे तो पढ़ेंगे हम कंप्लीट ही, पढ़ेंगे प्रॉपर।
लेकिन आप पिछले पूरे पैटर्न पे देख ले, कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। तो आपके बड़ा सवाल जो आएगा वो IAS 16 से आएगा, और या फिर IAS 40 से भी आ सकता है, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी बड़ा सवाल आने का चांस बन जाता है। IAS 40 से भी बड़ा सवाल आ सकता है, IAS 16 से भी आ सकता है। बाकी इनमें से सेपरेट क्वेश्चन बड़ा नहीं आ सकता, तीनों चैप्टर में से 8 नंबर से ज्यादा सवाल नहीं आएगा। और अगर यहां पर आप देखें, इस पैटर्न पे देखें, तो इसमें भी सेम पैटर्न आपका चल रहा होगा। अगर यहां पर देखें, एक दफा वो एक टॉपिक से बड़ा सवाल देता है, दूसरे टॉपिक्स में से छोटा देता है। बहुत कम हुआ है कि बराबर बराबर 11-12 नंबर का है। तो इसका मतलब है इस बार क्या होगा, इसका सवाल बड़ा आने के चांसेस है, इसका सवाल छोटा आने के चांसेस। और ये जो है इसमें से तो यही ट्रेंड चल रहा है, एक दफा 7 और 6 नंबर का सवाल आया है, वो 4 नंबर का 5 नंबर का, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये है भी एक छोटा सा टॉपिक है 2 पेज का, इसमें से कुछ ज्यादा पेपर नहीं आता। तो ये 2 चैप्टर ना बड़े इंपॉर्टेंट है आपको पास करवाने के लिए। अगर ये 2 चैप्टर का सवाल आपका बिल्कुल ठीक हो जाए, बाकी आप पेपर अटेम्प्ट कर लो, तो आपका पेपर पास हो। इस दफा कुछ स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले जो कहते थे कि हमें पेपर सारा आता था, लेकिन 70 नंबर तक पहुंचे हैं तो पता चला टाइम ही खत्म हो गया। इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना, टाइम मैनेजमेंट। आपने इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल करने हैं कि टाइम हमारा कम से कम लगे। और ये पोर्शन जो है जिसको खतरनाक पोर्शन भी बोला जा सकता है, इसमें ये अगर आप इनको अलग कर दें और इन 2 चैप्टर को अलग कर दें तो आपको कहानी समझ लगेगी। ये 3 चैप्टर जो ऊपर वाले हैं ना, ये एक ही चैप्टर समझा जाता है। 9 और 8 17, 8 और 2 10 11 नंबर, फिर 17, फिर 19 नंबर, फिर 28 नंबर, और लास्ट टाइम कितने नंबर इसमें से आए, 14 नंबर। इसका मतलब है इन 3 चैप्टर में से हम 15 नंबर सोच के बैठे। इन 3 ज्यादा आ सकते हैं, 23 नंबर भी आए हुए, 28 नंबर भी आए हुए, ये देखो एमसीक्यूज। ये तो 1 2 4 नंबर तक ही एमसीक्यूज है। इसमें लिखा हो ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो एमसीक्यूज ही है। अब यहां से देखें 10 10 15 10 4 और 18 18 और 3, सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि जब ऊपर से 28 नंबर आया ना, तो यहां से उसने कम नंबर दिए। अदरवाइज हर पोर्शन में देख लें 20 प्लस जा रहा है। तो अब पेपर तो आपको पहले ही पता है कि पेपर आना कैसे है, तो क्या हम फिर वही खास चैप्टर पढ़ ले जिसमें से एक्सपेक्टेड है? नहीं, हमने पढ़ना तो है, लेकिन आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना है, पेपर नहीं पास करना। अगर आपका पेपर पास हो जाता है बट आपको पेपर नहीं आता, तो याद रखें आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, आप फिर सी इंटर ही रहोगे सारी जिंदगी। अगर आप चाहते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो फिर आपको सारा थॉरली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं और आगे हर अकाउंटिंग में, हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होती है। आपने ऑडिट का पेपर का नाम सुना होगा। ऑडिट का पेपर लोग बहुत मुश्किल समझते हैं। क्यों मुश्किल समझा जाता है? क्योंकि ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जिस बंदे को रिपोर्टिंग ना आती हो वो ऑडिट पढ़ ही नहीं सकता, वो ऑडिट का पेपर पास कर ही नहीं सकता। तुक्के से पास हो सकता है, समझ के पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जब तक रिपोर्टिंग नहीं आती, FR 1 FR 2 और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अगर ये 3 सब्जेक्ट उसको नहीं आते, तो वो ऑडिट का पेपर कैसे ऑडिट करेगा? किस चीज का ऑडिट? इन्हीं का तो होता है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से लेकर चलना है। अब हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पे, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये चैप्टर हमारा बहुत आसान है, मतलब पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और सबसे लेंथी भी है। आसान है बट लेंथी है, सबसे ज्यादा टाइम हमारा इस पे लगना है। हमारी कोशिश है कि इसको 3 हफ्तों में अगर हम खत्म कर लेंगे तो ये हमारी अचीवमेंट होगी, और अगर नहीं होता तो 4 हफ्ते तो फिर कंफर्म है, 4 हफ्तों में तो हो ही जाएगा। इसमें चीजें ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में हमारे ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो। कुछ चीजें मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा।
कि आपने खुद भी रीडिंग करनी है साथ साथ। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन आपको पहले ही आती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। मैं वो चीजें हाईलाइट करूंगा जो हमें पता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर, एडमिन पर्पस। होगी 4 बातें। और 5वीं बात क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड। ये होगी पीपीई की डेफिनेशन। ये क्लियर है सबको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही पेपर में ये डेफिनेशन लिखनी आती है हमें। आपको अगर मैक्सिमम क्या आएगा कि एमसीक्यूज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा लिखनी, हाँ कॉन्सेप्ट सही पता होना चाहिए कि वो तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, टेंजिबल है और ये पर्पज है, वो पीपीई है। अब यहां पर जो लिखा हुआ ना रेंटल टू अदर, इस रेंटल टू अदर में अदर देन लैंड और बिल्डिंग है। पेपर में एक दफा सवाल आया हुआ है, तो सवाल आपसे गलत तब होगा जब आप एक और स्टैंडर्ड पढ़ लोगे, अभी वो आपको नहीं गलती हो सकती। आगे चलते हैं कि वो कहता है इट इज इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फ्रॉम पीपीई। कहता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपीई को इनटेंजिबल एसेट से और इन्वेंट्री से अलग लिखना। कहता है क्यों अलग लिखते हैं? कहता है जो इंटेंजिबल एसेट है वो तो है ही इनटेंजिबल, वो तो टेंजिबल ही नहीं, वो तो डेफिनेशन के अंदर कवर ही नहीं होते। और इन्वेंट्री है वो सेल पर्पस के लिए होती है, वो यूज के लिए नहीं होती। तो ये सिर्फ एक नजर पढ़ के आपने भूल जाना है। एमसीक्यूज पर्पस के लिए भी बस एक नजर पढ़ना है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर वो कहता है कि अगर एक एंटिटी का मेन बिजनेस है मशीन सेल करना, तो फिर वो क्या होगा? इन्वेंट्री। कहता है वो नॉट क्लासिफाइड एज, कहता है फिर उसको जाहिर सी बात है अगर वो फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हमारा इन्वेंट्री है, और फर्नीचर अगर ऑफिस में पड़ा हुआ है तो फिर वो एडमिन यूज है, वो फिर पीपीई बन जाए। ये सिर्फ एक नजर आपने खुद पढ़ लेना है, सिर्फ एक नजर पढ़ के चेक क्रॉस कर दे, सिर्फ समझ लेना है, बात खत्म, याद नहीं करना। उसके बाद वो कहता है जी रिकग्निशन क्राइटेरिया, इसको अभी हमने नहीं पढ़ना। मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ना, क्रॉस नहीं करना इसको। मेजरमेंट में क्या है? पीपी आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ गिवन टू एक्वायर एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, या है ना वही चीजें दिमाग पर प्रिंटेड है। और फिर कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ यानी पीपीई की कॉस्ट में हमने क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या इग्नोर करना है, वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, और जो क्वेश्चन अभी आपने कोई मसला है तो उसको भी हम देखेंगे। वो कहते हैं कि इसमें क्या आता है, परचेज प्राइस माइनस करेंगे और प्लस करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट। ये देखें इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग कॉस्ट टू डिटरमिन वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। टेस्ट करने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने लगे हैं। प्रोफेशनल फीस वगैरह भी ऐड होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड होती है। यहां पर आए, इस चीज को कंपेयर करें इसके साथ कि ये वो एक्सपेंसेस है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ, इस सेंटेंस को पढ़े, ये वो एक्सपेंसेस है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। Similarly, sale proceed and related cost of samples produced while testing whether the asset is functioning properly are recognized in profit and loss account. इसको समझे, और वो पिछला जो लिखा हुआ है कि दोबारा इसको अब याद रखना है और वापस इस पे आए।
टेस्टिंग कॉस्ट वेदर दैट एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं और उसको एसओपीएल के अंदर लिख रहे हैं, मतलब वेदर ही एक्सपेंस में लिख दो, एज जो यूनिट सेल हुए हैं उसको लिख दो इनकम के अंदर, और जो उसके ऊपर खर्चा है उसको लिख दो एक्सपेंस के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नजर आ रही है आपको? कल भी इसके ऊपर बहस की थी हमने। क्या लिखा हुआ है? टेस्टिंग कॉस्ट, कि आप एक एसेट को टेस्ट करते हो कि कहीं वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है, कहते हैं ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। और यहां पर लिख रहा है, ये स्टैंडर्ड में बातें लिखी हुई है, सेल प्रोसीड एंड रिलेटेड कॉस्ट फ्रॉम सेंटर पीरियड व्हाइल टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके डिफरेंस का पता है? प्रॉपर जो मशीन पे खर्चा आएगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। अब मशीन से जो यूनिट बना रहे हो, जो यूनिट पे खर्चा आएगा, यूनिट पे, और उसको बेच के जो पैसे आएंगे वो एसओपीएल के अंदर लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मार्कर हम बना रहे हैं एक मशीन से, अब इस मशीन, एक तो मशीन की कॉस्ट आएगी, मशीन के ऊपर वो कोई यानी कोई लुब्रिकेंट फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है या कुछ भी मशीन के ऊपर खर्चा आ रहा है, और एक इसको बनाने के लिए इसका मटेरियल इसके ऊपर जो लग रहा है वो तो इसका खर्चा है ना। और फिर इस मार्कर को टेस्ट के तौर पर बनाया, खर्चा आया, और फिर इसको सेल करके कुछ पैसे भी आ गए। पहले जमाने में ये एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट होते थे, अब आकर इसको उसने इसमें से निकाल दिया। तो ये बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा पेपर में कि अगर क्वेश्चन के अंदर वो ट्रायल प्रोडक्शन की बात करे कि सैंपल प्रोड्यूस किए, उससे नेट प्रोसीड की, नेट सेल की, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ लिखा हो ना टेस्टिंग कॉस्ट बस, तो वो ऐड करते हैं। अगर लिखा हुआ ना सिर्फ टेस्टिंग कॉस्ट तो ऐड कर देना, और अगर लिखा हुआ है कि उसको बेचकर पैसे आए हैं, इतना नेट खर्चा हुआ था, वो जो अमाउंट है वो किधर लिखेंगे? एसओपीएल के अंदर। बस इस बात को कंसीडर करना है। बाकी आप सबको बाकी चीजें ऑलमोस्ट आपको पता ही है, वो बाकी जो मैंने आपको नोट्स में भी बता दिया और यहां पर भी बता दिया, ये बातें क्लियर हो गई। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यहां तक पढ़ लिया है, उसमें सिर्फ एक रिकग्निशन क्राइटेरिया वो भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इतना हिस्सा हमारा पढ़ा गया। फिर हम आगे अपने फर्दर की रिकग्निशन क्राइटेरिया पे भी हम चलते हैं। और इसको ना आपने पढ़ते हुए अगर आपको ऐसी कोई बात लगे जो आपका दिमाग एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो वो आपने लाजमी मुझसे डिस्कस करनी है। एक पॉइंट ये हुआ था नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट पे, ये कॉस्ट ऑफ आइटम इज यूज्ड एट टेस्ट कैपेसिटी देन इट्स फुल कैपेसिटी। जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, वो कहता है कॉस्ट, जब आप हम मशीनें खरीदते हैं, या मैं मशीन के अलावा ना मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको गाड़ी की। आप गाड़ी किराए पे चलाते हो। अब गाड़ी आप किराए पे चलाते हो कुछ इस तरह से कि आप ठोकर से सवारी एक पिक करते हो और यहाँ कॉलेज लेकर आते हो। अब आपका पेट्रोल का जो खर्चा आता है ना वो 500 रुपए आता है ठोकर से यहाँ तक आने का, और आपको एक सवारी मिलती है और वो 200 रुपए आपको देती है। तो आपने वो 200 रुपए लिया, उसको लेकर आए, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान। 500 का पेट्रोल लगा और 200 रुपए आपको। अगर आपकी गाड़ी पे 4 सवारियां बैठ जाए, अब वो सारे 200 रुपए देंगे, और आप जब उसको लेकर आओगे तो अब आपको फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। अब अगर आपका एसेट लेस कैपेसिटी पे इस्तेमाल हो रहा है तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो वो जो नुकसान आपको हो रहा है, क्या वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे? नहीं, वो तो याद रखे एसेट की कॉस्ट में तब एक्सपेंसेस ऐड होंगे जब वो अवेलेबल फॉर यूज होने से पहले। अब वो जब वो इस्तेमाल हो रहा है, रेडी फॉर यूज है, तो रेडी फॉर यूज होने के बाद खर्चे जो होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड, हाँ कुछ ऐड होते हैं जो लाइफ बढ़ा दे, एफिशिएंसी बढ़ा दे, वो हमने बाद में पढ़ना है। तो ये लेस कैपेसिटी वाली बात समझ लगी? लेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर एसेट फुल कैपेसिटी पे नहीं इस्तेमाल हो रहा, फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लेस कैपेसिटी में इस्तेमाल होने की वजह से नुकसान होने के चांसेस हैं। तो वो जो नुकसान होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर करते हैं। हाँ, अब ऐसे हमने एक जगह पे मतलब अपने एसेट को सेट कर लिया, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, हाँ, और हम लोग चाहिए पेड करना चाहते हैं, फिर भी वो ऐड
नहीं, स्टैंडर्ड कहता है कि पहली दफा जो इंस्टॉलेशन की है ना वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अब जब एसेट को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करके दूसरी जगह इंस्टॉल करोगे, रीलोकेट करोगे, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड, अगर ऐसा हो गया तो हम तो जगह ही चेंज कर करके एसेट की कॉस्ट करोड़ों में ले जाए। इंस्टॉलेशन की, फिर खत्म की, वहां से दूसरी जगह इंस्टॉल कर दिया, तो पहली दफा इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होनी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पेपर में एक दफा ये बात पूछी गई, और मतलब कब पूछी गई, सी फैब के पेपर में। और वो मैं पेपर को दे रहा था, जब वो पेपर में दे रहा था उसने क्या लिखा हुआ था कि एसेट को रीलोकेट किया, इतना खर्चा आया, और उसने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, और चेक क्या करना था कि इसमें कोई चीज गलत है या सही है वो बताना था। और क्योंकि मैंने तो जैसी बात है ये पढ़ाया हुआ था, और मुझे तो ये ऐसे लगा कि जैसे जन्नती को ऐसा है। मतलब ये कि अगर मुझे दूसरे को पूछे कि सी फैब का पेपर आपका कैसे पास हुआ, तो मैं उन्हें एक ही बात कहूंगा कि मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाता था, इसलिए 25 नंबर का सवाल आया जो सारे का सारा बेस ऑलमोस्ट, नॉट 100%, ऑलमोस्ट पीआरसी उस वक्त नहीं होता था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बेस करता था। मतलब सारे का सारा जनरल एंट्रीज बेस था, जनरल एंट्रीज टाइप क्वेश्चन थे सारे 25 नंबर का। अगर 25 नंबर का कोई बंदा सवाल हल कर ले तो बाकी पेपर अटेम्प्ट ही हो जाए तो बंदा पास हो जाता। तो सीए के अंदर ना अभी आप तक का था एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में ये है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लेकिन जो आगे आप आए हो ना, इसमें सारा सही होना जरूरी नहीं होता। पेपर आपका जितना पेपर अटेम्प्ट होता जाता है ना, कुछ गलत कुछ सही बस करते जाओ। बस एक चीज में ब्लंडर नहीं मारना, जर्नल एंट्री आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जर्नल एंट्री सीख ली ना तो समझो आपका काम, बल्कि आपकी जिंदगी भी आसान, सिर्फ काम ही नहीं, जिंदगी आसान। अच्छा जनाब, अब आ जाओ रिकग्निशन पे। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने इसके बारे में बता दिया था। अब मेन ये मैं बुक आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, बुक पढ़ाने का टाइम जाया होता है, लेकिन इसके 15 नंबर है इसमें से, बुक रीडिंग से आपको 15 नंबर जो एमसीक्यूज में आते हैं ना, वो आपकी अगर बुक रीडिंग थोड़ी सी बेहतर और याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ के पढ़ के एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको उर्दू में समझा सकते। इसका मतलब ये होता है, जैसे कल मैंने बात की कि भाई मेरे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है कि आपने एसिड की कौन सी वैल्यू लिखनी है, इनिशियली कौन सी लिखनी है, सब्सिक्वेंटली कौन सी लिखनी है। और रिकग्निशन का मतलब होता है, रिकग्निशन का बड़े सादे अल्फाज में बताऊं है, बुक में कब लिखना है, या मतलब इसको अपना एसेट मान कब लेना है। जैसे सपोज एक सादे से एग्जांपल हम देते हैं, कहा भाई अगर सपोज दैट इसकी किसी खातून से बातचीत होना शुरू हो जाती है, तो क्या ये उसको अपनी बीवी कह सकता है, क्या रिकग्नाइज कर सकता है अपनी बीवी? नहीं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, ये सच्चा इश्क हो जाता है, फिर भी नहीं, कसम कुरान भी हो जाता है, फिर भी नहीं। तो रिकग्निशन कब होगी? जब निकाह होगा। जैसे ही निकाह होगा ये रिकग्नाइज कर लेगा बीवी डेबिट या लायबिलिटी माने या एसेट माने, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन रिकग्निशन कब हुई? लेकिन सारे फॉर्मेलिटीज कल छोड़ो, रिकग्निशन क्राइटेरिया में हम अगर चले तो एसेट को कब आपने अपना एसेट माने, बस यार आगे नहीं जाना। एसिड कब माने? कहता है जब नंबर 1 उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, कि उसका जो बेनिफिट, नॉट कंपल्सरी कि उसका बेनिफिट ले भी रहे हो, क्या एक्सपेक्टेड टू फ्लो इन दैट, मतलब उसका जो फायदा मिलना है ना वो किसको मिलना है? एंटिटी को, और उसकी कॉस्ट भी रिलायबल हो। अब ये कह सकते हो ये इतने का है, और अब ये मैं ही इसको इस्तेमाल कर सकता हूं दूसरे लफ्जों में रिस्क एंड रिवार्ड, दूसरे लफ्जों में क्या? रिस्क एंड रिवार्ड। तब वो आपने मान लेना कि अब आपका एसेट है, आप उसको डेबिट कर दो। तो उससे पहले आप अपना एसेट डेबिट नहीं कर सकते जब तक कि वो रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर नहीं हुए। मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी और कॉस्ट मेजर्ड, जब तक कॉस्ट रिलायबल ना हो आप एसेट की एंट्री पास कर ही नहीं सकते। आप कहते नहीं पास कर लेते हैं, तो आप अमाउंट कितनी कौन सी लिखोगे?
को आगे अमाउंट लिखनी है ना, तो जब तक कॉस्ट रिलायबल ही नहीं है तो तब तक आप एसेट को अपना एसेट नहीं मान सकते। अब जरा देखें, the cost of item of PPE shall be recognized as an asset if and only if। ये as it is, ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, ये ऊपर स्टैंडर्ड का नाम भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ 7 to 9 और 11। ये स्टैंडर्ड अगर ओवरऑल पढ़ना चाहे, किसी को अगर जरूरत पड़े स्टैंडर्ड देखने की, तो मेरे ऑफिस में जाकर वो जो इतनी इतनी मोटी किताबें होंगी वो स्टैंडर्ड होगा, और वो स्टैंडर्ड की किताब के अंदर ये रेफरेंस भी लिखी, ये स्टैंडर्ड है, ये पैराग्राफ का नंबर है। कहता है कि अगर पेपर में कभी डेफिनेशन आ जाए 2 नंबर की, तो एज इट इज ये 3 लाइनें लिखनी है। पहली लाइन, द कॉस्ट ऑफ आइटम पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, कि उसकी कॉस्ट को आपने एसेट कब मानना है, इफ एंड ओनली इफ ये शर्तें पूरी हों। कौन सी? इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। कहता है उसका बेनिफिट, क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद द आइटम, उसका बेनिफिट, आइटम मतलब वो एसेट, आइटम मतलब वो एसेट, उसका फायदा जो उससे एसोसिएट है, एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी, एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी, एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। आगे ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक बात आपको याद होगा, इन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कहता है कुछ एसेट्स हैं जो ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं, उनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है, लेकिन हम उसको अपना एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत, जैसा कि कैलकुलेटर, स्टेपलर, ये चीजें, डस्टबिन। Practical accident immateriality items are not recognized PP even if they meet the definition criteria, for example stapler और एक और इंटरेस्टिंग बात उसने बताई, कहता कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो हमें लग रहा होता है एसेट है, जैसे लूज टूल्स, ऑफिस सप्लाईज। एक कुछ एसेट्स होते हैं स्टैंड बाय एसेट। स्टैंड बाय एसेट का पता है किसी को? बैक एंड पे रखते हैं, जैसे आप जनरेटर रख देते हो कि यार बिजली चली जाएगी ना तो हम जनरेटर चला लेंगे। क्या जनरेटर हमारा पीपी है? बिल्कुल पीपी है, डेफिनेशन पूरी कर रहा है, लाइफ उसकी है, सारा कुछ है, वो पीपी है। लेकिन अगर आपने यही जनरेटर रेंट पे लेकर रखा हुआ है, क्या फिर ही आपका एसेट है? फिर ही आपका एसेट नहीं है। तो ये बात अब आप लोगों ने ये एक नजर पढ़ लेना, अगर कोई बात इसमें ना समझ लगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ, याद तो कुछ भी नहीं करना और ना ही रटा, सिर्फ समझना है। आपको पढ़ के उसकी बात समझ लग जाए कि इसका ये बात लिखी हुई है और इसका ये मतलब बनता है। पेपर में एमसीक्यू जब आएंगे ना तो आपको पहले ही पता होगा कि अच्छा जो मैंने बात पढ़ी है उसका ये मतलब है, और इसका ये याद करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, नहीं, जो हमने कॉस्ट पढ़ा था ना वो पेपर में न्यूमेरिकल सवाल आता है, इसमें वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिख देगा और नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा कि किस बेस के ऊपर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की कौन सी 2 शर्तें हैं। तो इस तरह से कोई सवाल पेपर में बन सकता है। कौन सा? ये वाला, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरीड एज इन्वेंटरी। आपको पता ना वो स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, पैकिंग मटेरियल, वो कहता है कि मोस्टली वो इन्वेंटरी के अंदर भी कवर हो जाते हैं, लेकिन वो इन्वेंटरी के अंदर जैसे जैसे कंज्यूम होते हैं वैसे वैसे एक्सपेंस में लिखते जाते हैं, वरना हम करंट एसेट में लिख देते हैं। कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज कंज्यूम्ड। आपके पास स्टेशनरी पड़ी हुई है, कैसे हम करते थे बैलेंस? याद है, स्टेशनरी जितनी बच जाए वो करंट एसेट में लिख देते हैं, जितनी इस्तेमाल हो जाए वो एक्सपेंस में लेके जाते हैं। इसी तरह लूज टूल्स, मैंने सप्लाईज का लफ्ज लिखवाया था, सप्लाई, स्टेशनरी, लूज टूल्स, ये वो सारे खर्चे होते हैं कि जो जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाए वैसे वैसे, जैसे स्पेयर पार्ट्स लेकर रख लेते हो। अब वो स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर बॉडी नेचर के हैं तो एसिड है, और अगर वैसे छोटे मोटे हैं, किल काबला है, तो वो एक्सपेंस है। जैसे इस्तेमाल होंगे एक्सपेंस में लिखते जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, however major spare parts and standby equipment qualify as PPE when an entity expect to use more than one period। कहता है हाँ, स्टैंड बाय एसेट या कोई मेजर आपके पास स्पेयर पार्ट्स है ना, तो जिनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है, तो उसको आप पीपीई लिख सकते हो। फिर if the spare parts and service equipment can be used only in the connection with an item of PPE, they are accounted for as a
कहते अगर वो पीपीई में इस्तेमाल होते हैं और उनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है तो फिर आप लिख सकते हो। ये बेसिकली हमें वो ना एक स्टैंडर्ड समझा रहा है कि पीपीई में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने इनको रट्टा नहीं लगाना, इसको सीखना है, समझना है और बस, और बार बार इसको पढ़ना भी नहीं है। मेन तो हमने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, लेकिन एक दफा ऐसे पढ़ना है कि आपको पेपर में अगर वो आ जाए तो आपको ये ना परेशानी हो, सोचना ना पड़े कि इसको मैंने कहां पढ़ा था, ये इसका कौन सी बात सही है या गलत है। तो आपने फिर कल को जो बुक से रीडिंग करनी है वो यहां तक करके आनी है। ये सवाल भी उसके साथ ही कवर कर लेना है आपने एक्सचेंज से पहले पहले जी। वो तो फिर एक्सपेंस में जाएगा, वो एसओपीएल के अंदर जाएगा। उसके बाद वही सारी बातें एक दफा मैं लिख देता हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने मेन जाना है अपने सवालों के ऊपर। सबसे पहले बात होती है कॉस्ट की, कॉस्ट आपने सीख ली। फिर बात होती है रेजिडुअल वैल्यू की। अब ये रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन आपको पीआरसी में तो आती है, अब नहीं आती। अब जिसका पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का स्टिल है वो तो ये डेफिनेशन जाकर पढ़ ले, वरना हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू एक्सपेक्टेड हो वो रेजिडुअल वैल्यू है, फेल बस। उसके बाद एक होता है यूजफुल लाइफ। एक एंटिटी एक एसेट को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। एक एंटिटी एक बिजनेस किसी भी एसेट को कितने साल इस्तेमाल करना चाहता है। फिर है इकोनॉमिक लाइफ, याद है या भूल गया। टोटल लाइफ, कौन सी टोटल लाइफ? टोटल लाइफ तो 700 साल भी हो सकती है, जब तक वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है, मतलब जब तक वो फायदामंद रहेगा। अब ऐसा हो सकता है जैसे जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उसके अंदर एसेट आते ही यूज्ड है, मतलब नए एसेट हमारी औकात से भी बाहर होते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर 99% ये लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये सेकंड हैंड होते हैं, ये बाहर से इंपोर्टेड होते हैं। वो बाहर अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं, लोग साल 2 साल 4 साल अगर इस्तेमाल करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो हम तो फिर जब तक वो चोरी ना हो जाए, हम तो उसकी लाइफ बताते नहीं है ना कि कितनी यूजफुल लाइफ है। मैंने ये बातें सुनी हुई है, नाट के मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कि आपने देखा होगा कि ये जितने भी ब्रिज बनी होती हैं या जितनी भी इस तरह की उनकी एक लाइफ होती है और उसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो मैंने सुना हुआ है कि ये अभी कहते हैं कि एक कोई बाहर का बंदा आ गया तो एक पुल देखा उसने, तो उसने देखा कि वहां पर ना उसका डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई थी। कहते उसने देखा कि डेट ऑफ एक्सपायरी को हुए 20 साल हो गए तो लोग धड़ाधड़ फिर भी गुजर रहे हैं। अब वो खड़ा कि कहीं गिर ना जाए, मुझे से ट्रक गुजर रहे हैं, कारें गाड़ी सब कुछ गुजर रहा है। तो वो किसी ने पूछा कि भाई ये तो इसके तो लाइफ एक्सपायर हो गया, तो ये आप क्यों कहते नहीं, हम तो बस ईमान की ताकत से गुजर रहे हैं। और फिर जब वो पुल टूट जाता है, कोई 2-4 बंदे मर जाते हैं, तो फिर वो हम दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो नॉर्दर्न एरिया में अक्सर पुल टूट जाते हैं। तो एक दफा तो तकरीबन कुछ 40 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई थी। तो हालांकि उस पुल को भी पता नहीं बने हुए कितना अरसा हो गया था, उसकी लाइफ भी खत्म हो चुकी होगी, डबल लाइफ खत्म हो चुकी होगी, फिर भी चला रहे थे जब तक वो टूटा नहीं। बिल्कुल ये आपने जो चेयर लिफ्ट की बात करते हैं, अब चेयर लिफ्ट के ऊपर वो जो वायर इस्तेमाल हो रही थी उनकी एक लाइफ होती है, लेकिन हमने कब उसको चेंज करना है, जब वो टूटेगा, कोई ना कोई शहादत होगी, फिर उसके बाद हम चेंज करते हैं, अदरवाइज हम उसको चलाते रहते हैं। ये एक अजीब सी वजह है हमारे मुआशरे के अंदर। मुआशरे के अंदर भी समझ लिया कि हम यूजफुल लाइफ, मेरे ख्याल में आप देखिए कि बिल्डिंग की मैक्सिमम लाइफ 20-25 साल होती है। बाहर के मुल्कों के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्या करते हैं, वो डिमोलिश कर देते हैं, वो गिरा देते हैं उस बिल्डिंग को, फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अब पुराने लाहौर में जाकर तो देखो, वो जो मुगलों ने बनाकर गए थे ना, वो अभी तक चल रहे हैं। कोई भी किसी भी जगह आप चले जाए, वो जब तक बिल्डिंग गिरेगी नहीं या कोई कंस्ट्रक्शन रीडिजाइन हो या नया बंदा ना आ जाए, तो तब तक बिल्डिंग चलाई जाती। तो यूजफुल लाइफ है जब तक इकोनॉमिक बेनिफिट। अब
हमने इसको डेप्रिशिएट किस लाइफ पे करना होता है, यूजफुल लाइफ पे या इकोनॉमिक लाइफ पे? दोनों लाइफ गिवन हो तो यूजफुल लाइफ पे, अगर दोनों में से लाइफ ही गिवन है तो फिर जो गिवन है उसके ऊपर कर देते। उसके बाद हम देखते हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं। कॉस्ट माइनस, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जितना खर्चा हुआ है उसमें से जितने पैसे हमें मिल जाने हैं या आप रिकवर हो जाने वो निकाल देंगे, बाकी अमाउंट को डेप्रिशिएट कर देंगे। और डेप्रिशिएट का मतलब क्या है, एक्सपेंस में लिख देंगे। एक ही बार एक्सपेंस में लिखते हैं या ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट? ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि भाई आपने खर्चा किया है, उसका बेनिफिट 10 सालों में लेना है तो उस खर्चे को भी 10 सालों के ऊपर डिवाइड करते। उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं वो जो अमाउंट हर साल हमने एक्सपेंस में लिखनी होती है, अपनी मर्जी करते हैं या कोई फार्मूला होता है? कई फार्मूलाज होते हैं, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत हम पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट को एक्सपेंस में लिखते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। तो फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट की डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन की सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, नॉट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। फिर आ गया जनाब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो स्टिल हमारे सिलेबस में वही सारे मेथड हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, लेकिन पेपर में 99% स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है, बाकी 3 मेथड नहीं आते। लेकिन पता हमें होना चाहिए, वो जो 1% चांस है हो सकता है वो आपके साथ हो जाए, तो पता जरूर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड की करेंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से। कहा जाता है कि पीआरसी के अंदर ना डेप्रिसिएशन को सबसे एंड पे पढ़ाना चाहिए। उसकी वजह आपको समझ लगी कि ताजा ताजा पढ़ाओ और फिर आगे जब FR1 में बंदा जाए तो फिर वही रिवाइज या रिपीट हो। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड में इसके पहले नाम देख लें। एक तो इसको रीजनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं या इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो पिछला हमने ऐसे ही थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और अब इसको थोड़ा सा हमने, क्योंकि पिछला हमने तेज तेज इसलिए सीखा कि एक तो कल आपने लेक्चर ले लिया था और अभी प्रॉपर जो क्वेश्चन करने हैं आपको ना कल ही एक टेस्ट का स्केड्यूल मिल जाएगा और जो टेस्ट का स्केड्यूल होगा उस दिन आपका टेस्ट हर हाल में होगा और आपने टेस्ट भी हर हाल में देना होगा। क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम ये सोचें कि अच्छा चलो जब दोबारा होगा तो फिर कर लेंगे। दोबारा वाली तो कहानी नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरी दुनिया कहती है कि एक तरीके से ये हल होता है, लेकिन हम कहेंगे इसको 2 तरीकों से हल होता है। वो 2 तरीके जरा देखते हैं। सपोज दैट मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक एसेट की कॉस्ट है ₹50,000, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है ₹10,000, यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स कर लेते हैं फिलहाल। कहते हैं जनाब 3 सालों की मुझे ना डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे, 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। आपको पता है इसमें अगर मैं बात करूं पहले साल की डेप्रिसिएशन की तो फार्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम थी? तो फिर हम थोड़ा सा उस तरह से पढ़ेंगे। अगर आपने सबने पेपर दिया है तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जो टाइम लगाना है ना वो बड़े कॉन्सेप्ट पे लगाना है। ओवर यूजफुल
अब जरा सवाल देखिए, कॉस्ट कितनी है, माइनस ओवर कितनी डिडक्शन आ गई, अगले साल की डेप्रिसिएशन 4000, कैसे 50,000 माइनस ओवर, अब जरा एक बात सुने, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक और चीज भी होती है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, वो ये कि आप चाहो तो डेप्रिसिएशन अगले साल की कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे, 46,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 9। अब ये बात हमने सीखनी है, और अगर आप ये प्योरली समझ गए ना तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, आपके बड़े मसले जल्दी हल हो जाएंगे और आने वाले कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ लगेंगे। क्या किया है हमने, पहले साल तो डेप्रिसिएशन ली पूरी की पूरी 4000 आ गई, हर साल 4000, यानी ये हमें भी पता है ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करते रहो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम आती है। दोबारा सुनिए, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करते जाओ, या रिमेनिंग वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ, पहले साल 4000 डेप्रिशिएट हो गया था, तो बाकी एसेट कितने बच गया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड 46,000 का। अब हमने ओरिजिनल कॉस्ट ली या रिमेनिंग वैल्यू ली, जब रिमेनिंग वैल्यू ली है तो लाइफ भी कौन सी लेंगे, रिमेनिंग। तो दो तरीकों से डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फाइंड हो सकती है, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करो तो भी आंसर आता जाएगा, या बुक वैल्यू होती है रिमेनिंग वैल्यू, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में ना वो बुक वैल्यू दे देता है, अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता पहले वो उसे ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करते हैं, फिर लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, काम हमारा फिर भी हो जाएगा, हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत, तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। अब आप तीसरे साल भी चेक करके देख लें, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन वैसे ओरिजिनल कितनी आनी थी, 4000, या 2 साल गुजर चुके हैं तो 50,000 में से एक दफा 4000 माइनस हो गया, दूसरी दफा भी 4000 माइनस हो गया, तो कितना रह गया 42,000 माइनस 2 साल गुजर गए हैं तो किस पे डिवाइड करूं, आप भी यहां चेक कर लें, आपका 4000 आएगा। तो बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करोगे तब भी वही आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय फिर टोटल लाइफ, तो तब भी ये स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपको रेट गिवन है सपोज दैट 10% और आप इससे लाइफ फाइंड करना चाहते हो तो 1/10% करके लाइफ फाइंड कर लेंगे। अगर आप रेट से कभी लाइफ फाइंड करना चाहो, और ये पैकेज आपको WDV में भी मिलेगा या सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन, अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है जनाब, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एसेट परचेज्ड at 1/1/2022 for rupees 400,000 with residual value rupees 50,000 and other asset purchased at 1/4/2023 for rupees 500,000 with residual value rupees 50,000. Rate of depreciation 10% straight line method and
year end is 31st December each year. कहते हैं आपने करना यह है कि डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, डिफरेंट चीज लेजर बनाने हैं, ये इसके सारा चीजें आ सकती है पेपर में। पेपर में IAS 16 में से 5 किस्म के सवाल आते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करना, लेजर बनाना, एक्सट्रैक्ट लिखना, नोट्स बनाना और डिस्कशन करना, ये 5 टाइप के सवाल हैं, उसी में से कोई सवाल आता है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेप्रिसिएशन 2 सालों की, 2022 की और 2023 की, 2022 की और 2023 की। पेपर में अगर आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हो तो समझो सवाल आपका हो जाता है। डेप्रिसिएशन फाइंड कैसे करते हैं, अब प्रैक्टिकली सोचना है। पहले तो हमने याद करते थे और मैं भी इस तरह से पढ़ाता था कि कुछ याद हो जाए कुछ समझ लग जाए, लेकिन अब सारा समझ लगना है। देखिए डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है, साल। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, किस साल की डेप्रिसिएशन पूछ रहे हो, 2022 की जी फाइंड करते हैं। अब 2022 में जब आपने देखना है ना तो सिर्फ 3 बातें पूछनी है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है भाई, किस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। दूसरा क्या कि आपने 3 बातें, आप ये पूछेंगे कि पुराने एसेट, इस साल में खरीदे हुए एसेट और इस साल में बेचने वाले एसेट, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। पुराने एसेट को कहेंगे ब्रॉड ऑन, पुराने एसेट को क्या बोलेंगे ब्रॉड ऑन, वो एसेट होते हैं जो इस साल से पहले खरीदे हुए हैं। अब देखे ना, सपोज दैट आप इस कमरे की बात कर लेते हैं, इस कमरे में ये AC 3 नजर आ रहे हैं, ये प्रोजेक्टर नजर आ रहा है, ये फर्नीचर नजर आ रहा है, आप इनको सबको डेप्रिशिएट करने आए हो। आप क्या कहते हो कि जनाब मुझे मैंने ये एसीयू को डेप्रिशिएट करना है, तो आपको अच्छा ये तीनों इस साल खरीदे हैं या कोई पुराने खरीदे हुए हैं या कोई इस साल आपने बेचा तो नहीं है। वो कहेगा कि अच्छा यार ये जो 2 एसी है ना ये पुराने हैं, तो ये चले जाएंगे ब्रॉड ऑन के अंदर। कहेगा ये एक एसी इस साल खरीदा है, ये आ गया एडिशन, और जी इसकी जगह जो पड़ा हुआ था ना वो हमने बेच दिया है, वो चला जाएगा डिस्पोजल। अब आपने डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने एक बाइक खरीदी है, मैं कहता हूं जी बाइक की डेप्रिसिएशन लो, कहते हैं कैसे, वो कहते हैं इस साल जितनी देर तक आपके पास ये एसेट रहा है ना उतनी देर की डेप्रिसिएशन लेंगे, जितनी देर तक आपके पास ये एसेट रहा है। अब आप खड़े हो साल के एंड पे, मैंने कहा ये 2 एसी इस साल से पहले के खरीदे हुए हैं, तो इस साल ये आपके पास अवेलेबल फॉर यूज कितने टाइम के लिए रहे, पूरा साल या कुछ महीने, पूरा साल। पुराना खरीदा हुआ था, आप उस साल के एंड में खड़े हुए हो, साल के पहले ही खरीदे हुए थे तो उस साल से शुरू से ही आपके पास थे और एंड तक आप उसको पूछ रहे हो, तो ये सारे का सारा पूरा साल आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। अब क्योंकि ये जो एडिशन किया है ये मैंने ना 3 महीने पहले खरीदा था, इस साल में 3 महीने पहले खरीदा था, तो क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, 3 महीनों की। तो डेप्रिसिएशन कैसे लेते हैं, आपने प्रैक्टिकली सोचो कि आपने देखने हैं जो एसेट आपके पास पड़े हुए हैं, आपने क्या पूछना है, जो पुराने एसेट है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। अब हो सकता है 2 महीने बाद बेच दें, हम कहां पर खड़े होते हैं पता है, साल के एंड पे, और साल के एंड पे जो एसेट पड़ा हुआ है अगर पुराना है तो पूरे साल यूज हुआ हुआ है, और अगर इस साल खरीदा है तो मंथ पूछ लो, तो उतने महीने की डेप्रिसिएशन ले लो। ये बात समझ लगी। अब आपने 2022 की डेप्रिसिएशन लेनी है, आपने अपने सवाल में देखना है 2022 में से पहले तो कोई नहीं एसेट खरीदे हुए। आपने जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है ना तो डेप्रिसिएशन उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2022। सबसे पहला सवाल क्या पूछना है, ब्रॉड ऑन, क्या आपके पास कोई पुराने एसेट हैं, नहीं, तो इसकी जगह ये पेपर में अगर नहीं है तो ये हेडिंग लिखनी नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा। फिर आपने देखना है क्या कोई एसेट खरीदा है, आपने अपने सवाल में जाएं, क्या 2022 में कोई एसेट खरीदा है, कितने का खरीदा जी, 4 लाख का, इसको डेप्रिशिएट कर लो। इसे क्या बोलते हैं हम,
क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन की डेट क्या है? 1/1/2022। कितने का खरीदा था? 4 लाख माइनस मल्टीप्लाइड बाय, बताओ अवेलेबल कितना रहा? पूरा साल या कुछ महीने? पूरा साल, तो फिर 1 लिख लो या कुछ भी नहीं लिखो। कितना? 35,000। क्या 2022 में कोई और एसेट की खरीदो फरोख्त हुई? बस ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 2022 के साथ। अभी तो हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, जो फाइंड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हर चीज आप इंडिपेंडेंट रखेंगे ना, ताकि हमें एक रटा ना लगाना पड़े। अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 23। फिर वही बातें दो ही है, 3 है टोटल, अभी 2 चल रही है। सबसे पहले क्या देखना है? क्या मेरे पास ब्रॉडन है? अब बताया 2023 में कोई ऐसा एसेट है जो आपने 2023 से पहले खरीदा हो? ये 2022 वाला है तो सही। अब कुछ लोग कहते हैं सर उसको पिछले साल डेप्रिशिएट किया तो था, तो भाई 1 साल के लिए किया था, तो इसलिए तो 10 साल डेप्रिशिएट होना है 10% के हिसाब से। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लेना है? ब्रॉड। अब ब्रॉडर में मैंने लिख लिया 4 लाख, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें आपका ये फार्मूला चेंज नहीं होता, चाहे आप डायरेक्ट 35,000 भी लिख सकते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड में फार्मूला चेंज नहीं होता। और फिर बात करते हैं, क्या 2023 में कोई एडिशन किया? किस डेट को किया? 1/4/23। कितने का? 5 लाख का। और रिजल्ट वैल्यू कितनी है? रेट कितना है? और टाइम 1/7 था, तो 9/12। कितनी मोट आई? 3,375। अब आपके पास ये है 2023 की टोटल डेप्रिसिएशन, ये आपकी 2023 की टोटल डेप्रिसिएशन है। कितनी अमाउंट आ रही है? प्लस 6875। अब आपने ना, क्योंकि अब आप पीआरसी से कुछ 5-6 महीने बड़े हो गए हो, तो शर्माना नहीं है, जो बात ना समझ लगे को पूछनी है। और एक हमारी क्लास एंड पे थोड़ी सुस्ती का फैक्टर होता है, तो 10-15 मिनट की ब्रेक तो हमने खुद ही जबरदस्ती आपने ले लिया, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ही हमने ये चीजें टैकल करनी है। कहता है कि जब आपने कोई बड़ा सोचना है तो आपके लिए फिर स्ट्रगल भी बड़ी करनी पड़ती है, तो बड़ा आप सोच लिया तो स्ट्रगल भी वैसे ही रखनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी हमने क्या फाइंड किया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फाइंड सारी जिंदगी 3 तरीकों से होती है, ब्रॉड ऑन, एडिशन, डिस्पोजल, इसके अलावा कोई है ही नहीं तरीका। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, उसको हम देखते जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट को उसी तरह से डील करते जाएंगे। अब हम आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज क्या चीज होती है? जर्नल एंट्रीज होती है साल के दौरान जो जो ट्रांजैक्शन हुई है, कोई लेन देन हुआ है, उसकी एंट्री पास करना। अब आपने देखना है 2022 के साल के अंदर, 2023 के साल के अंदर कि जो जो हुआ है उसकी आपने एंट्री पास करनी। अब 2022 में देखें कि एक एसेट खरीदा है, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एसेट, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी एंट्री सोच लो बस। और वो एंट्री कैसे पास करते हैं? वही 5 हेड, एसेट एक्सपेंस है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो अब अगर मैं इसी सवाल को जर्नल एंट्रीज के साइड पे लेकर आऊं, तो 1/1/22 को मैं एक एंट्री पास करूंगा, मेरा एसेट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 4 लाख से। बताओ 2022 में कोई और ट्रांजैक्शन आपने की है? आपने डेप्रिसिएशन नहीं ली, और डेप्रिसिएशन आपने हमेशा एंड पे रखनी है। सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर लो, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट से?
2022 की एंट्री से। ये हमारे पास 2022 के साल की एंट्री पास हो जाए। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे 2023 में। फिर वही बात, 2023 में क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई? एक एसेट खरीदा है 1/4 को, तो 1/4/23 डेप्रिसिएशन एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 5 लाख। फिर उसके अलावा तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे किस अमाउंट से? याद रखें, डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से होती है, डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से होती है, एसेट के हिसाब से नहीं होती। तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लस करके डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 68750 68750। इसमें कोई मसला पूछने वाली कोई बात? क्लियर है ये चीजें? अब हम आगे चलते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री से आगे बढ़े तो बुक वैल्यू फाइंड की जाती है। अब बुक वैल्यू के भी दो तरीके होते हैं, एक तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अब हम वो वाला तरीका नहीं अपनाएंगे जो पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अप्लाई करते थे। अब हमारी प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है। अब हम अप्लाई करेंगे लेजर वाला तरीका। लेजर वाला तरीके में क्या होता है, एक हम बनाते हैं पीपीई का लेजर, जिसको कॉस्ट अकाउंट भी बोला जाता है। ये पीपीई के लेजर में क्या आएगा? पीपीई आएगा। पीपीई बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो, और अगर एंट्री में डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट हो रहा है तो। इसको स्टार्ट करते होते हैं 1122 ब्रॉड ऑन से। क्या 2022 में कोई ब्रॉड ऑन था? पिछले सालों की कोई खरीद? फिर आपने 2022 में देखना है कि मेरा किसी वजह से, होता तो खरीदो फरोख्त है, किसी वजह से आपके साल में कोई आपका पीपीई डेबिट तो नहीं हुआ? अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट। मतलब आपके पास एसेट आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो अगर आप एंट्री में देखें या वैसे सवाल में देखें तो 1122 को एक एसेट हमने खरीदा, तो 1122 को एसेट आपने डेबिट किया कैश के नाम से 4। अब 2023 में जाने से पहले क्या पिछला क्लोज करके जाएं या डायरेक्ट चले जाएं? साल क्लोज करेंगे फिर अगले साल जाएंगे। और कोई एंट्री हमारी नहीं हुई तो हम इसको पहले क्लोज करेंगे। 4 लाख और हमारा 31 दिसंबर 22 को कैरी डाउन आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे अगले साल, जो पिछले साल का कैरी डाउन है अगले साल का, और आपने साल अलग नहीं करना, बिल्कुल उसी से ही आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। 1123 ब्रॉड ऑन। हम जिसका लेजर बना रहे हैं, लेजर के अंदर वही चीज जाती है जिसका लेजर है। लेजर किसका बना? पीपीई। तो हमने पीपीई डेबिट होगा और पीपीई क्रेडिट होगा तो वो आएगा, वरना नहीं। डिपेंड क्या करता है, लेजर किसका बना रहे। हाँ जी बताओ, 2023 में एसेट डेबिट या क्रेडिट हुआ? किस डेट को? 1423 को मेरा एसेट डेबिट हुआ कैश के नाम से। फिर वही सोचूंगा पूरे साल के अंदर किसी भी वजह से अगर मेरे एसेट डेबिट हुए तो डेबिट कर दो, क्रेडिट हुए तो, मतलब क्या है, एसेट बढ़े हैं तो डेबिट कर दो, कम हुए हैं तो करने के बाद। और कोई चीज पीपी के लेजर में नहीं आनी चाहिए। पीपी के लेजर में सिर्फ आपको कभी भी ऐसा लगे ना, डाउट होता है कि मैं इस लेजर में लिखूं या ना लिखूं, उसकी एंट्री पास कर लो। अगर उस एंट्री के अंदर उस लेजर का नाम आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा तो फिर तो सोचने की क्यों जरूरत। तो क्लोज कर दूंगा। टोटल मेरा आ गया 9 लाख, इधर भी टोटल 9 लाख, और दिसंबर 23 को मेरा कैरी डाउन कितना आ गया?
तो ये मेरा एक लेजर तैयार हो गया किसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, या एसेट का, या कॉस्ट अकाउंट भी से बोलते हैं। एक और लेजर यहां पर बना लेते हैं, उस लेजर का नाम होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाँ जी जनाब, इसमें सबसे पहले 1122 को ब्रॉड ऑन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है शानी? काउंटर एसेट। क्या होता है ये? और अगर एसेट डेबिट होते हैं तो इसका ब्रॉड ऑन क्या होगा? क्रेडिट। अब अगर आपके पास पहले एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है तो लिख दो, अगर नहीं अवेलेबल तो ना लिखो। अब आपने करना क्या है, आपने हर साल इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं। ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन के अलावा सिर्फ 3 चीज। एक, आपने इस साल डेप्रिसिएशन कितनी ली? क्या होती है डेप्रिसिएशन की एंट्री? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। अब बाकी जो बातें हैं वो बाद में करेंगे, जो बाकी 2 चीजें हैं वो बाद में। अभी सिर्फ क्या लिख रहे हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? पहले साल की डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही क्लोज करेंगे। और दिसंबर 22 में कैरिड ऑन लिख देंगे। ये हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर तैयार हो गया 2022। फिर पिछले साल का जो कैरिड ऑन है वो अगले साल का, फिर वही बात, हर साल डेप्रिसिएशन हर साल बनता है, डेप्रिसिएशन हर साल की ऐड करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ। अब हमने क्या करना है, दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन कितनी है अगले साल की डेप्रिसिएशन? 68750। टोटल कितना हो गया? 103750। इधर भी लिखेंगे 103750। और दिसंबर 23 कैरिड ऑन 10375। यहां तक अगर किसी को दरमियान में नींद आ गई है तो वो पूछ ले कहां से जावे। मैंने कहा शायद नींद आ गई। अब इसमें जो चीज जिसके लिए ये लेजर बनाया है ना, वो अब बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। फॉर द ईयर वर्किंग का देख लेते हैं। ये देखिए वो पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी, ब्रॉड ऑन की इस साल भी तो डेप्रिशिएट कर रहा है। हर साल जो ब्रॉड ऑन हमारा एसेट है वो हर साल डेप्रिशिएट होगा। तो ये जो 33750 है ना, ये तो एडिशन की डेप्रिसिएशन है, हमने फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है। अच्छा अब आए जरा जो बात करने लगे हैं, ये जरा 2 मिनट की बात है बस, बाकी फिर खत्म। नजर आ रहा है ना सबको? बुक वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने के आप आदि हो, बिल्कुल वही चीज है। बट अगर आपने ना लेजर से अब फाइंड करनी है, फार्मूला क्या है बुक वैल्यू का? इसे नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको जिस डेट की बुक वैल्यू चाहिए ना, आपने वो लेजर का कैरी ऑन नहीं, उस डेट की वैल्यू लेनी। ब्रॉड ऑन की भी बुक वैल्यू हो सकती है। अब आपको चाहिए बुक वैल्यू चाहिए दिसंबर 22 को। आप ऐसा करो, ये ले लो दिसंबर की कॉस्ट और यहां से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपस में माइनस करो, आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। एसेट के लेजर से कॉस्ट मिलेगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलेगी, उसको माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अब बताएं एसेट की दिसंबर 22 में कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है? 4 लाख। तो 4 लाख लिखेंगे
माइनस उस डेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 35,000। हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, और वैसे भी आप देखें तो ऐसे 4 लाख का था, 35,000 का डेप्रिशिएट हो गया था। अब अगर आपको चाहिए, सॉरी, डेट, जिस डेट की आपको चाहिए ना उस डेट का कॉस्ट में से ले, डेट या तो ब्रॉड ऑन होगी या कैरिड ऑन होगी, या ब्रॉड ऑन होगी या मोस्टली तो कैरिड ऑन ही होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ दिसंबर 23 की बुक वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास दिसंबर 23 कॉस्ट का लेजर और ये दिसंबर 23 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट हो रही होती है ना डेप्रिसिएशन हमारी। तो कॉस्ट कितनी आएगी 9 लाख माइनस 103,750 79625। ये बात अब जो पढ़ा है आज सारा समय लग गया। एक तो आपने बुक रीडिंग करनी है जो मैंने आपको बताया, दूसरा मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ये अगर असाइनमेंट आपको मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं शेयर कर देता हूँ। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। ये वैसे तो सवाल आपने पहले भी किए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं स्ट्रेट लाइन मेथड वाले, भेज दूंगा। ये पहले 5 क्वेश्चन, पहले के 6 तक कर लेना, पहले किए हुए हैं पीआरसी वाले ही हैं, दोबारा कर लेना ना, एक दफा सीधा हो जाएगा। ये बुक से नहीं है, ये असाइनमेंट में आपको भी शेयर करता हूँ, ये उसमें से, ये पेज नंबर नोट कर ले उसका 6, असाइनमेंट में अभी शेयर कर दूंगा।